बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे आखिर में मॉडर्न इंग्लिश। ग्रेट वावल शिफ्ट ख़त्म होता है 17वीं सदी में और मॉडर्न इंग्लिश शुरू होती है, और ये मॉडर्न इंग्लिश आज तक चल रही है, लेकिन बहरहाल इसमें तब्दीली आ रही है। ये बुनियादी तौर पे वहीं पे ख़त्म हो रही है जहाँ पे सैमुअल जॉनसन की डिक्शनरी आ जाती है, मंजर आम पर आ जाती है। एज ऑफ जॉनसन इसकी पहली एज है, जॉनसन सैमुअल जॉनसन पे। उसके बाद एज ऑफ वर्ड्सवर्थ है, फिर एज ऑफ टेनिसन है, और फाइनली एज ऑफ हार्डी है। उसके बाद जो है उसे बस प्रेजेंट एज कह दिया जाता है, उसका जैसे होता आया है बाद में नाम रखा जाएगा। एज ऑफ जॉनसन सैमुअल जॉनसन के नाम सैमुअल जॉनसन पे है। जॉनसन भी बुनियादी तौर पे एक प्रोज राइटर था, यानी एक ऐसे राइटर था। यहाँ से यही ट्रेडिशन स्ट्रॉन्ग हो रही है बुनियादी तौर पे अंग्रेज़ी की, लेकिन यहाँ राइज ऑफ नॉवल भी आएगा एज ऑफ जॉनसन में, मगर उसके बाद फिर मान पड़ जाएगा नॉवल। बुनियादी तौर पे जो चीज़ अंग्रेज़ी के पास रही है वो प्रोज है। उसके बाद प्रोज किस किस्म की प्रोज होती थी, वो क्रिटिसिज्म होता था, यानी शायरी ओरिजिनल आर्ट होता था और उस पर क्रिटिसिज्म प्रोड्यूस होता था प्रोज में। ये अंग्रेज़ी के यहाँ रवायत में बात रही है। नोवेल बहुत कम रहा है, आज भी जो है वो अमेरिकन है, ब्रिटिश में नहीं है। ब्रिटिश में रवायत ऑलमोस्ट यही रही है कि वो क्रिटिसिज्म लिखते आए हैं। एज ऑफ जॉनसन में भी यही लिखा गया है। जॉनसन के बड़े दो जो काम हैं वो एक तो द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है और एक लाइव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स है। ये वही है जिसमें डन के बारे में बात हुई है और भी अंग्रेज़ी के शुरा के बारे में बात हुई है। तो जैसे मैंने बताया कि बुनियादी तौर पे इनका काम क्रिटिसिज्म होता था। ये दूसरों के वर्क, दूसरों के काम के बारे में बात करते थे, उसके सही और गलत और अच्छे और बुरे पे बहस करते थे। थ्रू ये रहा है। जॉनसन ने और भी काम किया, लेकिन वो भी बुनियादी तौर पे इसी से मुतल्लिक रहा है। जैसे इसका बहुत बड़ा काम जो है वो रैम्बलर है, जो कि एक पीरियडिकल था, बिल्कुल स्पेक्टर की ही तर्ज पे, उसी की ही पैरवी में ये पीरियडिकल जारी किया गया था। इसके अलावा आयरीन भी इसने लिखा है, वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस भी इसने लिखा है, और इसकी बायोग्राफी लिखी गई है। इसके अलावा ओलिवर गोल्डस्मिथ इस एज के बड़े राइटर हैं। अमूमन जब अंग्रेज़ी नावल की बात की जाती है तो ओलिवर गोल्डस्मिथ को पहला गिना जाता है कि उसकी इसमें पहली कंट्रीब्यूशन थी। लेकिन बहरहाल रॉबिन क्रूसो जो पिछली एज में गिना जाता है वो कंट्रोवर्शियल ज़रूर है, लेकिन वो इससे ज़्यादा अहम और ज़्यादा मोतबर गिना जाता है। बहरहाल इसका काम अपनी जगह एक हकीकत है। ओलिवर गोल्डस्मिथ का मशहूर जो इसका काम है वो द विकार ऑफ वेकफील्ड है, क्योंकि नावल गिना जाता है, कहा जाता है, लेकिन बहरहाल ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल मामला है कि नावल बाकायदा कौन सा है अंग्रेज़ी का पहला। इसके अलावा इसके प्लेयर्स हैं, जी स्टॉप्स टू कंकर, नेचर्ड मैन, इसकी नज़में हैं, ट्रैवलर, डिजर्टेड विलेज, और फिर इसके एसेज हैं द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये दो बड़े जो नाम हैं एज ऑफ जॉनसन का। एज ऑफ जॉनसन बुनियादी तौर पे यही है, एसेज हैं, प्रोडिकल्स हैं, यानी प्रोज राइटिंग है बुनियादी तौर पर, और यही इसकी नुमाया वो भी रही है। इससे पहले और रही थी, मतलब नज़म रही एज ऑफ मिल्टन में, एज ऑफ पॉप में, एज ऑफ ड्राइडन में, और एज ऑफ शेक्सपियर में थिएटर रहे। ये रहा है उतार चढ़ाव, इसमें ये जो एजाज़ था वो प्रोज के पास रहा। और जो इस ज़माने के प्रोज राइटर्स गिने जाते हैं उनमें जैसे कि नाम है डेविड ह्यूम का। डेविड ह्यूम बुनियादी तौर पे एक फ़िलोसोफ़र
फिलोसफी का काम है, लेकिन उसके अलावा उसने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश भी लिखी है। विलियम रॉबर्टसन है, उसने हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड, हिस्ट्री ऑफ चार्ल्स द फिफ्थ लिखी है। एडवर्ड गिब्सन है, हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, और हिस्ट्री ऑफ अमेरिका लिखी है। एडमंड बर्क है जिसने ऑन अमेरिकन टैक्सेशन लिखी है। ऑन कंसिलिएशन विद अमेरिका लिखी है। लेटर टू अ नोबल लॉर्ड, लेटर्स ऑन अ रिसीड पीस। एडमंड बर्क ने इसके अलावा इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ और आइडियाज़ ऑफ द सबलाइन एंड ब्यूटीफुल लिखी है। उसके बाद थॉमस पेन ने लिखी है राइट्स ऑफ मैन। विलियम गॉडविन ने इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस लिखी है। ये इसके जो इस दौर के, इस एज के जो प्रोज राइटर्स हैं जिन्होंने प्रोज लिखी हैं, जिसे इंग्लिश प्रोज कहते हैं। इसके बाद इंग्लिश नोवेल है। नोवेल फिर वही बात के पहले से ही चला आ रहा है बेसिक बुनियादी तौर पे, लेकिन ये तयन कैसे होता है कि कौन सी एज थी जिस एज में ज़्यादा काम हो। यानी अगर हम देखें तो जो मशहूर नोवेल है हमारे पैमला, तो पैमला लिखा गया है एज ऑफ जॉनसन के शुरू होने से पहले। इसके अलावा और भी जैसे जोसेफ एंड्रयूज़ भी एज ऑफ जॉनसन से पहले का है, लेकिन चूँकि ज़्यादातर काम एज ऑफ जॉनसन में हुआ है और ये और है कि उसके बाद वाले काम, मतलब ये कि पैमला अगर पहले लिखा गया है तो क्या सिर्फ पैमला ही नोवेल है। जोसेफ एंड्रयूज़ अगर लिखा गया है तो क्या उसके बाद हेनरी फील्डिंग ने कोई और नोवेल नहीं लिखा। तो ऐसे होता है कि उनके ज़्यादातर काम क्योंकि अगली एज में आ जाते हैं, इस वजह से फिर वो सारा का सारा उठा के उसे अगली में ही गिन लिया जाता है। तो यहाँ पे जो राइज ऑफ नोवेल हो रहा है, इंग्लिश नोवेल, तो यहाँ पे ये बाकायदा ये ज़ोर पकड़ा आवाम के पढ़ने वालों में और नोवेल लिखा भी जाने लग पड़ा बाकायदा। नोवेल इससे पहले कुछ टोटों में थोड़ा बहुत करके तो था, इस पैमाने का नहीं था। अब इसमें इस दौर के जो बड़े नाम हैं, सैमुअल रिचर्डसन है जिसका पैमला बड़ा काम है, वो कहा जाता है कि शायद ये पहला नोवेल है, शायद नहीं है, काफ़ी आर्गूमेंट है, लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा काम है पैमला, जिसको विर्चुअली रिवॉर्डेड भी कहा जाता है। इसके अलावा इसी का ही क्लारिसा और एडवेंचर्स ऑफ यंग लेडी, और इसके अलावा सर चार्ल्स ग्रेडसन, ये सैमुअल जॉनसन के काम है। इसके अलावा हेनरी फील्डिंग के जो बड़े काम हैं वो एडवेंचर ऑफ जोसेफ एंड्रयूज़, हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स, एमिलिया। इसके अलावा भी कुछ है, जैसे एक बड़ा है जो एक अहम गिना जाता है इस एवोल्यूशन में, वो शमेला है। तो पामेला का शिकायर था शमेला, वैसे ही लिखा गया था, लेकिन उसमें आउटकम उल्टी कर दी गई, पलट दी गई। इसके अलावा टोबियस सेमलट हैं जिनके रॉड्रिक रैंडम, पैगरीन पिकल, हम्फ्रे क्लिंकर, लॉरेंस स्टर्न हैं जिनके लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रिस्टम शैंडी, अ सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली, और ओलिवर गोल्डस्मिथ का द विकार ऑफ वेकफील्ड। ये सारे जो राइटर्स हैं उनके काम हैं। ये बकायदा राइज ऑफ नोवेल का एक दौर या एक एवोल्यूशन या एक फ्लो कह दिया, मतलब गिन लिया जाता है, ये राइज ऑफ नोवेल। आगे फिर गोथिक नोवेल है। गोथिक नोवेल सादा अल्फाज में अगर इसको बयान किया जाए तो गोथिक नोवेल रोमांस और हॉरर का एक ब्लेंड होता है। स्टोरी एक जो होती थी वो रोमांस पर मबनी होती थी, लेकिन साथ साथ उसमें हॉरर के एलिमेंट्स होते थे मुख्तलिफ। गोथिक नोवेल में जो बड़ा काम गिना जाता है वो द कैसल ऑफ टोरंटो है, जो कि हॉरेस वॉल्पोन ने लिखा है।
ये गिना जाता है कि यहाँ से गौतिक नोवेल शुरू होता है। यानी कहा यह जाता है कि रिचर्डसन और फील्डिंग के बाद जो बड़ा नाम है वो होरेस वॉलपोल है, और ये इसका काम था। इसके अलावा बहुत सारों ने गौतिक नोवेल लिखा, जैसे क्लारा रीव है जिनका ओल्ड इंग्लिश बैरन है, ऑन रेडक्लिफ है रोमांस ऑफ द फॉरेस्ट एंड द मिस्ट्रीज ऑफ ओडोल्फो द इटालियन, मैथ्यू ग्रेगरी लुइस जिनका एम्ब्रोसियो और द मंक है। इसके अलावा फ्रांस बर्नी जिनके एवेलिना द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडीज एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड, हेनरी मैकेंजी द मैन ऑफ फीलिंग, और फाइनली विलियम गॉडविन कैलेब विलियम और थिंग्स एज दे आर। इसके बाद वर्स है एज ऑफ जॉनसन की। एज ऑफ जॉनसन की जो पोइट्री है उसे पोइट्री में उसे एज ऑफ ट्रांजिशन कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले क्लासिसिज्म चला आ रहा था जो कि न्यू क्लासिसिज्म था, और इसके बाद रोमांटिसिज्म आ गया था। तो ये एज ऑफ ट्रांजिशन है, इसमें दोनों एलिमेंट्स मौजूद थे और एक से दूसरे की तरफ का सफ़र है। यानी यह सफ़र पूरा हो गया था रोमांटिक एज में। सादा बात ऐसा नहीं था कि एकदम से कहीं से गिरी और कहीं से रोमांटिक एज बाहर से आके गिर गई फ्रांस से आके और वहाँ रोमांटिक एज शुरू हो गई। यहाँ रोमांटिक एज के असरात बाकायदा थे, इससे पहले भी कुछ हैं। बहरहाल यहाँ पे क्लासिसिज्म से रोमांटिसिज्म की तरफ का जो ट्रांजिशन थी वो इस एज में हुई। दोनों असरात मौजूद थे और ट्रांजिशन हो रही थी। साथ ही साथ यहाँ पे तीसरी चीज़ थी नेचुरलिज्म पैदा हो रहा था। जो इस एज में जो पोइट्री हुई है उसमें जो उसके जो करेक्टरिस्टिक्स गिने जाते हैं वो ये गिने जाते हैं कि उनमें इमोशंस, पैशंस एंड इमेजिनेशन इन्वेड इनटू पोइट्री, बिगिन टू डील विद rustic and rural life, romantic spirit revived। जैसे मैंने पहले बताया था कि वो न्यू क्लासिसिज्म था, यानी उससे पहले रोमांटिक स्पिरिट था। अब न्यू क्लासिसिज्म के बाद फिर से रोमांटिक स्पिरिट आएगा, तो अब ये रोमांटिक स्पिरिट रिवाइव्ड है। वर्ड्सवर्थ ने कोई नई बात नहीं की थी, ये रिवाइव हुआ था, और वर्ड्सवर्थ ने भी नहीं किया था, ये पहले का ट्रांजिशन में चल रहा है। ब्रेक अवे फ्रॉम पोइटिक डिक्शन, डिक्शन वही है यानी कि असूल के ऐसे ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना वगैरह वगैरह। ये डिक्शन वो जो क्लासिसिज्म में थी उससे निकलना था, उससे अलग होना था, ब्रेक अवे था। क्लोज कपलेट वाज अटैक्ड, और साथ ही साथ ट्रेडिशन कंटिन्यूड बाय जॉनसन एंड गोल्डस्मिथ, और ब्लैंक वर्ड्स भी आ गए। ये एज ऑफ ट्रांजिशन ये है। बहरहाल पोइट्री पैदा हुई और बहुत सारी हुई। इस पीरियड के जो बड़े शायर गिने जाते हैं वो थॉमस ग्रे, रॉबर्ट बर्न्स और विलियम कॉपर। इनका बड़ा काम है। इनमें हाँ वो ट्रांजिशन वाला एलिमेंट जिसे आप कह सकते हैं, या वो रोमांटिक वाला एलिमेंट इनमें पाया जाता था इनकी शायरी में। ट्रांजिशन चूँकि हो रही थी तो इनमें ये आ गया हुआ था। थॉमस ग्रे की शायरी में है द अलायंस ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑन अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ एटन कॉलेज, at an ode to spring, on the death of a favorite cat, the elegy written in a country churchyard, the progress of poesy, the bard, the fatal sisters, the descent of Odin। इसके बाद रॉबर्ट बर्न्स, इसके यहाँ द quarters Saturday night to a mouse, to a mountain daisy, man was made to mourn। और विलियम कॉपर के हैं द टास्क, ऑन द रिसीट ऑफ माई मदर्स पिक्चर। ये है इन तीन शायरों के काम।
इसके अलावा कुछ छोटे शायर यानी इतने बड़े नहीं बन सके, बहरहाल है। साथ ही साथ यहाँ पे विलियम ब्लेक भी इन्हीं में आता है। विलियम ब्लेक के बुनियादी तौर पे दो बड़े मजमूए हैं, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। इसको पहला रोमांटिक शायर भी गिन लेते हैं, ये भी इसी ज़माने का ही है, जिस ज़माने का थॉमस ग्रे है ऑलमोस्ट। और इसकी भी शायरी में रोमांटिक एलिमेंट है। साथ ही साथ में कहा जाता है कि नेचुरलिज्म भी था। इसके अलावा कुछ और भी मतलब शायर हैं, जैसे जॉर्ज ग्रेबल है, जेम्स मैकफर्सन है, विलियम शेनस्टोन है, जेम्स बीट्रस है, जेम्स थॉमस है, और जॉनसन और गोल्डस्मिथ ने भी शायरी की है। इसके बाद एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, बुनियादी तौर पर इसे रोमांटिक एज भी कह दिया जाता है। रोमांटिसिज्म क्या है, किसे रोमांटिसिज्म कहते हैं? रोमांटिसिज्म आम ज़बान में या आम जो इस्तिलाह में जिसे कहा जाता है कि ये है रोमांटिसिज्म या रोमानियत, वो नहीं है अदबी रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म क्या है, इसको सादा अल्फाज में हम इन 4 नुकात में ढाल सकते हैं, इन्हें कह सकते हैं। तो क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन लिटरेचर, assertion of individuality against the conventions of the schools, rejection of critical code and so-called rule of art, and the belief that poetic genius is really inspired, as Victor Hugo describes liberalism in literature. इस सादा अल्फाज में आप कन्वेंशंस का इनकार कर दें, उन्हें तोड़ डालें, तो ये रोमांटिसिज्म है। ये विक्टर ह्यूगो जो है वो मेरे नज़दीक तो असल रोमांटिसिज्म है ही विक्टर ह्यूगो। फ्रेंच है और फ्रेंच में ही असल रोमांटिसिज्म लिखा गया है। अंग्रेज़ी का रोमांटिसिज्म तो बस गुजारा ही है और हमेशा से पढ़ना पड़ता है क्योंकि अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं। बाकी सदर अल्फाज वही हैं, कन्वेंशंस जहाँ पे ख़त्म कर दिए जाएँ, जो असूल के ये ऐसे ही लिखा जाना है, ये ऐसे ही या जैसा क्लासिज्म में होता है, उसको तोड़ देने का नाम है रोमांटिसिज्म। वो क्या? अ पर्टिकुलर मूड एंड टेम्पर ऑफ विच स्ट्रॉन्ग पैशन, सेंसिबिलिटी, इंस्पिरेशन एंड मेलैंकोली आर वाइडली रिकग्नाइज्ड कंपोनेंट एलिमेंट्स। यानी उसमें जज्बात का मामला होगा। वो विट को उस तरह से नहीं अहमियत दी जाएगी जिस तरह क्लासिज्म में तो है ही सारा विट और इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट वगैरह वगैरह वगैरह। इसमें इमोशंस होंगे, उसका ऑपोजिट मामला है। लव ऑफ वाइल्ड, फैंटास्टिक, एबनॉर्मल एंड सुपरनैचुरल, यानी वही चीज़ के वो चीज़ जो मतलब नॉर्मल से हट के है, रूटीन से हट के है, मामूल से हट के है। वाइल्ड, फैंटास्टिक, एबनॉर्मल एंड सुपरनैचुरल। Fondness for a particular kind of subject matter, fresh one that give free play to individual genius, stimulate the mood in question, appeal to newly awakened taste। यानी कि कोई नया एक ऐसा कोई सब्जेक्ट मैटर हो जिस पे बात की जा सके और फ्रेश हो और उस पर फ्री प्ले हो। यानी ये नहीं हो कि जी ये है, इसको ऐसे ही बयान करना जैसे तारीख होती है। अब क्लासिसिज्म में आप देखेंगे कि मतलब तारीख बयान कर दी गई, जैसे कि ड्राइडेंट के यहाँ या पॉप के यहाँ होता था कि वो कोई किसी इवेंट को अपनी शायरी में बयान कर रहे हैं। तो रोमांटिसिज्म में ऐसा नहीं है, आप कोई ऐसा टॉपिक लेंगे जिस पर आपको फ्री प्ले मिल सके, आप खुद के अपने हिसाब से कुछ लिख सकें। ये हैं 4 बुनियादी जो नुक्ते हैं जिसको रोमांटिसिज्म कह सकते हैं, वही है। इसके अलावा अब आगे देखते हैं। अब आगे एक मूवमेंट थी, फ्रेंची मूवमेंट थी, वो रोमांटिसिज्म बुनियादी तौर पर है फ्रेंची, जैसे कहते थे लाख फॉर लाख, यानी कि आर्ट फॉर आर्ट्स सेक। इसका मतलब ये था कि जो असल आर्ट है वो किसी भी डायडेक्टिक, मॉरल, पॉलिटिकल और यूटिलिटेरियन फंक्शन से आज़ाद होगा। यानी उसका ये सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होगा, वो बस आर्ट है, आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट ये था। और इसी की समझ लें पादाश में, इसी सिलसिले में, इसी की पैरवी में ये
फ्रेंच रोमांटिसिज्म और इंग्लिश रोमांटिसिज्म है, ये सारा कुछ। तो अंग्रेज़ी जो रोमांटिसिज्म हम पढ़ते हैं वो भी यही सारा कुछ है, आर्ट फॉर आर्ट्स सेक। ये जो एज थी बुनियादी तौर पे ये शुरू होती है जिस वक्त लिरिकल बैलेड लिखा गया। लिरिकल बैलेड क्या था? वो किताब है जो कि कोलरिज और वर्ड्सवर्थ ने मिलकर लिखी थी। कोलरिज की पोइट्री उससे पहले की भी है, लेकिन बहरहाल ये गिना जाता है कि एज वहाँ से शुरू होती है जहाँ लिरिकल बैलेड लिखा। लिरिकल बैलेड के दूसरे एडिशन में उसके प्रीफेस में, जिसको प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड कहा जाता है, एक अहम वर्क है वो भी। उसमें वर्ड्सवर्थ ये बयान कर रहा है कि वो किस किस्म की शायरी करेगा जो कि समझ दूसरे अल्फाज में अंग्रेज़ी रोमांटिसिज्म का, इंग्लिश रोमांटिसिज्म का मैनिफेस्टो बन जाता है। उसमें क्या था? उसमें ये इन चीज़ों पर बहस की गई थी कि 3 चीज़ें होंगी। तो कॉमन लाइफ पे बात की जाएगी और ज़बान आम ज़िंदगी की इस्तेमाल की जाएगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की। क्लासिसिज्म में मोटे मोटे लफ्ज़ होते थे और मोटी मोटी टर्म्स होती थी। वो तीसरी जो है वो इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया गया। ये जो एक चीज़ बयान हुई है कि एक्चुअल लाइफ लैंग्वेज, यानी एक्चुअल जो लैंग्वेज ऑफ एक्चुअल लाइफ है, ये है कि ये आम आदमी के लिए लिखी जाएगी, सादा अल्फाज में ये भी कह सकते हैं। वो जो रोमांटिसिज्म जो से पहले यानी क्लासिसिज्म जो होता था वो पढ़े लिखे लोगों के लिए होता था, रोमांटिसिज्म आम आदमी के लिए लिखा गया। और इसमें ऑफ कोर्स कॉमन लाइफ थी, रूस्टिक लाइफ थी। क्लासिसिज्म में बड़े लोगों की ज़िंदगी होती थी, उमरा की, नवाबों की ज़िंदगी हुआ करती थी। ये है बुनियादी तौर पे रोमांटिसिज्म। ऑफ कोर्स बुनियादी तौर पे तो वर्ड्सवर्थ ही है, और वर्ड्सवर्थ का जो बड़ा एक काम है वो लिरिकल बैलेड्स ही है। लेकिन उसके अलावा वर्ड्सवर्थ के जो मशहूर काम है जैसे टिंटिन एबी है, लूसी ग्रे है, लूसी पोएम्स हैं, थोन है, इसके अलावा और बहुत सा उसका काम है। उसके बाद कोलरिज है। कोलरिज ने उस तरह वर्ड्सवर्थ की तरह ज़्यादा काम नहीं किया, बहरहाल इसके भी हैं जैसे रिलीजियस मैसेजिंग, द डेस्टिनी ऑफ नेशंस, ओड टू द डिपार्टिंग, फ्रांस एंड ओड, डिडक्शन एंड ओड, वर्क विदाउट होप, द एंशिएंट मरीनर एंड क्रिस्टबल। इसके बाद रॉबर्ट साउदी कोलरिज के बुनियादी तौर पे दोस्त हैं, और जो 3-3 का किया जाता है उसमें ये तीसरे बनते हैं। रॉबर्ट साउदी की जो नफाक है, वॉर टाइलर है, होली ट्री है, द स्कॉलर है, अबियन ऑफ जजमेंट है, मैडोक है, टोबला है, द डिस्ट्रॉयर है, रोड्रिक है, द कर्स ऑफ कहनमा है। इसके बाद वॉल्टर स्कॉट है। वॉल्टर स्कॉट ने द मिनिस्ट्री ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर, द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल, मैरिमोन द लेडी ऑफ द लेक एंड रोकले, विलियम लिसन बाउलर, इसने सोनेट्स लिखे हैं। सैमुअल रोजर, प्लेजर ऑफ मेमोरी, जेम्स होग है, किलमनी एंड क्वींस वेक लिखी है। यंग बर्ड्स है। यंग बर्ड्स में बायरन है। बायरन ने आवर्स ऑफ आइडलनेस, चाइल्ड फरोल्स पिलग्रिमेज, द ब्राइड ऑफ एबिडोस लिखी है। सीज ऑफ कोरोनेथ लिखी है। द कोरेसा लिखी है। द गायरोर लिखी है। डॉन जॉन लिखी है जो कि अनफिनिश है। मैनफ्रेड लिखी है। केन लिखी है। विजन ऑफ जजमेंट। बायरन के बारे में पायरोनिज्म होता था। बायरन की जो आइडियोलॉजी है, जो उसका जो लिखने का अंदाज़ है वो पायरोनिज्म है। इसमें सटायर और डिस्ट्रक्टिव साइड मिलती थी, जबकि इसके ऑपोजिट हैं शैले, जो कि इसके बाद है बात कर रहे हैं। शैले के यहाँ जो थी तो एक्सेप्टेंस आती थी, इसके उल्टे रेवोल्यूशनरी आइडियलिस्ट ये है शैले।
इसके यहाँ इसका उल्ट होता था बायरन का। शैलेट, द क्लाउड, द सेंसिटिव प्लांट्स, द ओड टू द वेस्ट विंड, एलिमेंट, क्वीन मार्ब लिखिए। कीट्स जो है वो बिल्कुल दोनों के दरमियान में है, इसको कहा जाता है नाइदर रेबल नॉर यूटोपियन ड्रीमर। रेबल बायरन है और यूटोपियन ड्रीमर जो है वो शैले है, ये कुछ भी नहीं था। इसने लिखी हैं एडमोनियम, लैम्बिया, अबरियन, द ईव ऑफ सेंट एग्निस, इजाबेल, लाबेल डैम मर्सी, टू ऑटम, or to a nightingale, ode on a Grecian urn। ये हैं जो कि किड्स में लिखी। ये तीन जो यंगर पोइट्स हैं, तीन एल्डर पोइट्स वो थे वर्ड्सवर्थ, कोलरिज और साउदी, ये तीन यंगर पोइट्स। यंगर पोइट्स में बाकी जो शायर हैं वो उसमें जेम्स हेनरी ले हंट है जिसने स्टोरी ऑफ रिमनी लिखी है। थॉमस होड है जिसने द ड्रीम ऑफ यूजीन आराम, द सॉन्ग ऑफ द शर्ट, द ब्रिज ऑफ साइज, फेयर एंड्स टू मेलेकोनी साइलेंस लिखी है। विंथ्रोप मैकवर्थ स्प्रेड है। रिचर्ड हैरिस बरहम है। थॉमस डवेल बिडोस हेड्सनेल द ब्राइड्स ट्रेजेडी और डेथ टेक्स्ट बुक लिखी है। ये यंगर पोइट से मुराद बुनियादी तौर पे एक तो यही था कि वो चूँकि जवानी में मर गए थे, दूसरी वजह ये थी कि ये ज़मानवी एतबार से बाद में। इसके बाद इसमें प्रोज़ है। प्रोज़ का मामला जहाँ तक है ये वही है जो जॉनसन वाला एक मामला चला था वही आगे आता रहा था। पीरियडिकल्स लिखे गए थे, 3 मेजर पीरियडिकल्स हैं। वो कौन कौन से हैं? वो दी एडिनबर्ग रिव्यू है, ब्लैकवुड्स एडिनबर्ग मैगज़ीन है और द लंदन मैगज़ीन है। इसके अलावा भी लिखे गए थे जैसे क्वार्टरली है, जैसे प्रोग्राम है, लेकिन हमारा ये 3 बड़े हैं। इनमें क्या आता था? इनमें वो जो शायरी लिखी जा रही थी पैरेलल, जो रोमांटिक पोइट्री लिखी जा रही थी उस पर क्रिटिसिज्म आता था। और इसमें एक बहस चल रही थी क्लासिसिज्म वर्सेस रोमांटिसिज्म। इसमें 2 ग्रोह थे, क्लासिक्स और रोमांटिक्स के। कुछ जो थे जो रोमांटिक स्टाइल के हक़ में थे, कुछ थे जो क्लासिकल स्टाइल के हक़ में थे। और उस पर एक बहस और तकरार और एक दूसरे को जवाब देना, ये मामला यहाँ चलता रहा। तो चूँकि 3 बड़े थे इस वजह से इन्हें 3 ही किस्मों में, 3 ही ग्रोहों में तकसीम कर दिया जाता है। तो पहले 2 के हैं उन्हें एडिनबर्ग मैन कहा जाता है, जो तीसरे के हैं उन्हें लंदन मैन कहा जाता है। एडिनबर्ग मैन में मज़ीद 2 की तकसीम है, यानी एक पहले जो कि एडिनबर्ग रिव्यू के हैं और दूसरे जो ब्लैकवुड्स एडिनबर्ग मैगज़ीन के हैं। तो पहले के हम देखते हैं वो है फ्रांसिस जेफरे, जिन्हें आर्च क्रिटिक कहा गया। इन्होंने 200 आर्टिकल्स लिखे इस पीरियडिकल के लिए। सिडनी स्मिथ हैं, इन्होंने 65 आर्टिकल्स लिखे। एक बार जॉन विल्सन है, ये अपने पेन नेम क्रिस्टोफर नॉर्थ से लिखते थे, इन्होंने और भी काम किया, जैसे नोक्टस एम्ब्रियोसेंस है और भी काम किया। इसके बाद ब्लैकवुड्स के हैं, यानी ब्लैकवुड एडिनबर्ग मैगज़ीन के। उसमें जी थॉमस डी क्विंसी है, ये बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने खुद जो लिखा उसमें स्टोरी कुछ जो उन्होंने लिखा उसमें है जोन ऑफ आर्क, इंग्लिश मेल कोच और ड्रीम फोक, द कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। इसके बाद जॉन गिब्सन लॉकहार्ट, ये बुनियादी तौर पे तो यही है ऑफकोर्स ब्लैकवुड एडिनबर्ग मैगज़ीन के, लेकिन ये बाद में क्वार्टरली के एडिटर हो गए। जॉन गिब्सन ने अपने तौर पे जो लिखा उसमें एडम ब्लेयर, स्पेनिश बैलेट्स, लाइफ ऑफ बर्न्स और लाइफ ऑफ स्कॉट है। उसके बाद लंदन मैन है जिसमें चार्ल्स लैम्प है, जिसने एसेज ऑफ इलिया, स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्स हु रोड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर, ये लिखे। विलियम हैजलेट है जिन्होंने कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, द इंग्लिश पोइट्स, द इंग्लिश
कॉमिक राइटर्स, द ड्रामेटिक लिटरेचर ऑफ द एज ऑफ एलिज़ाबेथ ये लिखा। ली हंट है जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी। विलियम कॉबेट है जिन्होंने इंग्लिश ग्रामर। इसके बाद नोवेल है, यानी एज ऑफ वर्ड्सवर्थ का नोवेल में बड़ा नाम जो है वो वाल्टर स्कॉट है। वाल्टर स्कॉट ने जो है वो वेवरली नॉवेल्स लिखे और ये बुनियादी तौर पे 18 साल का काम था, जिसमें 27 नॉवेल और 5 टेल्स थी। ये लंबा अच्छी खासी लिस्ट है, ये सारा कुछ लिखा गया। ये स्कॉटिश थे और इसके अलावा भी इस ज़माने में कुछ स्कॉटिश नॉवलिस्ट और भी हैं। ज़्यादातर जो नॉवल का काम है वो स्कॉटलैंड में हुआ है। इसमें जो है वो मरिया एजवुड हैं जिनका कासल रेकनेंट, दी एब्सेंटी, ऑरमोंड है। सूजन एडमोस्टोन फेरेरर है जिनके मैरिज, डेस्टिनी और इनहेरिटेंस नॉवल है। और फाइनली जेन ऑस्टन, इस दौर की जेन ऑस्टन तो हमारा स्कॉटिश नहीं है खैर। जेन ऑस्टन के सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैन्सफील्ड पार्क, एमा, परसुएजन, नॉर्थएंगर एबी ये काम है। इसके अलावा जॉन गॉल्ट हैं। जॉन गॉल्ट के एनाशायर लेगेट्स और एनल्स ऑफ द पैरिश हैं। चार्ल्स रॉबर्ट मैराथन है जिनके मेलमोस द वंडरर नोवेल है। ये सारा है एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। ये दोनों बनी एज ऑफ जॉनसन और एज ऑफ वर्ड्सवर्थ।